का स्वागत है आज सायंकाल 7 बजे के संस्करण में। आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब में अपराधियों की जो खुली कबड्डी हो रही है आजकल, उसके बारे में। और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ से जुड़ चुके हैं पुनीत सिंह सानी जी, न्यूयॉर्क से। स्वागत है आपका पुनीत जी, कैसे हैं आप? नमस्ते संजय जी, जय मां भारती। बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। ये जो कल मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई है और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा की गई है, इसको कह रहे हैं कि ये गैंग वॉर है। कोई कट्टू खोड़ी था, उसकी हत्या हुई थी तो उसमें इसका नाम आया था, फिर उसके बाद इसकी हुई है तो उसमें दूसरे गैंग का नाम आया। वो लकी पटियाला गैंग था कोई, और ये कोई दूसरा गैंग है। तो ये गैंग वॉर का जो मामला चल रहा है, इसमें ये गुरपतवंत सिंह पन्नू किधर बीच से कूद पड़ा और उसने जो है लिस्ट निकाल दी कि साहब इसको भी मारेंगे, उसको भी मारेंगे, और सारे जो है वो सिंगर्स के लिए धमकी निकाल दी। ये क्या कंफ्यूजन है? संजय जी, इसमें ना बहुत सारे अपने पॉइंट्स ले लिए और एक एक पॉइंट पे मतलब हम ना आराम आराम से बात करते हैं। अब जैसे जो पन्नू है, हाँ जी, ये पन्नू तो वो मलिक खफूर टाइप है ना। ये तो कोई मतलब छलांगे मारता है, ये तो क्लाउन आदमी है। मैं आपको ये बताऊं, जब ही इज जस्ट वांट्स टू बी इन मीडिया अटेंशन। जब मोदी जी ने ये 300 बंदों की ब्लैक लिस्ट हटाई थी ना, जिसकी हम बचना करते हैं, और मैं हमेशा आप उस टाइम भी पन्नू का स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए तो वो कहता है इन्होंने गलत किया। वो तो बेसिकली कुछ भी होता ना कि कोई भी चीज मीडिया में आई है तो उसमें छलांग मार के कह देता है कि मैं इसके खिलाफ या कोई दे दूं कि मेरे को अटेंशन मिल जाए। सो दे आर डेस्परेट पीपल। बाकी जो आपने ये जो सिद्धू मूसेवाला की आपने बात की, ये जो गैंग वॉर है, फर्स्ट आप ये जो सिद्धू मूसेवाला को देखिए ना संजय जी, वो कोई कह रहा है कोई खालिस्तानी है, कोई उसने कोई भिंडरावाला को कहा, भाई जो इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू डू एन आर्टिस्ट, मैं आपको बताऊं, ये पंजाब में, अब मैं आपको क्या बताऊं, जो बॉम्बे के लिए आप शाहरुख खान और वो सलमान खान को जोड़ दीजिए। ही वाज सच अ बिग आर्टिस्ट इन पंजाब, एंड नॉट जस्ट इन दिस पंजाब, मतलब ऑन द अदर साइड ऑफ द पंजाब इज वेल। तो पंजाब का कोई आर्टिस्ट, और बड़े बड़े नाम है भाई, गुरदास मान था, उधर से कोई वो मैडम नूर जहां थी। मैं नहीं जानता कि कोई भी ऐसा पंजाबी आर्टिस्ट हुआ हो जिसके दोनों पंजाब में इतनी यूनिवर्सल फॉलोइंग हो। और ये बंदा कोई 28 साल का था, इसको कोई समझ उम्मीद भी नहीं थी। और मैं आपको एक बात हूं संजय जी, एक इसने गाना लिखा 295। 295 आपको पता है धारा होती है जो ब्लास्फेमी की, उसके गाने का है कि सच बोलेगा तो मिलेगा 295। मतलब ये जो है वो जो गाना इसने लिखा है, मैं तो ये कहता हूं ना, देखो कई तो गाने होते हैं जैसे कजरारे कजरारे, आप शादियों में वो डांस डूंस कर दो, ठीक है। कई होता है कि आपको लगता है कि हम, मेरे जो भक्ति है या मेरा जो प्यार है, इसने किसी ने एक्सप्रेस कर दिया। एक वो बहुत बड़े गाने हो जाते हैं, और ये कोई सूफी संत लिखते हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक सही बता रहा हूँ। जो इसने गाना लिखा टू नाइट, जो पंजाब के अंदर हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, मिशनरी हो रहा है, जो सारे तकफीर चला रखी है और तकलीद चला रखी है कि ना सोचने की आजादी है और हर बंदे को काफिर किया जा रहा है, उस ये 25-26 साल के लड़के ने उसको इस गाने में बांध दिया। मतलब जो हमारी फ्रस्ट्रेशन है एज अ पंजाबी, कोई मतलब उसको इसने जबान दे दी। जो मैं ये छोड़ो कि हम पब्लिकली, हम अपने अकेले से भी बात करते हैं तो वी कांट एक्सप्रेस इट। सो ही वाज अ ग्रेट टैलेंट, और दैट्स व्हाई वो जो गाना भी 295 है, वो सारा का सारा ये जो एसजीपीसी ये बकवास लगा रखी है उसके खिलाफ था। कि मतलब ये इन्होंने कि सच बोलेगा तो हर चीज पे 295, हर चीज पे 295। और उसने यही कहा कि तुम ऐसा काम कर रहे हो, तुम्हें शीघ्र ही ऐसा मिलेगा कि किसी की वो पगड़ी के नीचे केस नहीं मिलेंगे। मतलब इसने ना इतने ब्यूटीफुल लिरिक्स लिखे। और ऑब्वियसली भाई वो कनाडा की गंदगियों, वो खालिस्तानी गलियों में रह रहा है, और ये सारी जगह भिंडरा भिंडरा वाला हो रही है, किसी को कुछ पता नहीं। तो उसको वो कॉन्सर्ट में भी जा रहा है, किसी ने बुली करके। आर्टिस्ट का तो क्या भाई, आर्टिस्ट को तो जो मर्जी कहो कि ऐसे क्या वैसे क्या, नहीं तो तेरा वो बोल देगा। बट यू नो ही वॉज अ ग्रेट टैलेंट, यू नो वंस इन मेनी जनरेशन टैलेंट, उसको मार दिया। और आप ये, और जो जो आप जिन्होंने मारा, अब जैसे आप कह रहे हो लॉरेंस बिश्नोई, आप ये देखिए, ये आप टेरी मोलेस्की से भी कर देखिए। जो एयर इंडिया बॉम्बिंग हुई, एक तो आपने टेरी मोलेस्की को बुला लिया, उसने किताब लिखी थी कि इसका क्या था। उससे पहले एक कैनेडियन जर्नलिस्ट ने किताब लिखी थी, उसका नाम था किम बोलन। किम बोलन ने लिखी थी लॉस ऑफ एयर, लॉस ऑफ फेथ। उसने मतलब, अब वो जो है उसको खालिस्तानियों ने इतने मुकदमे डाले कि शी हैज बेसिकली स्टॉप द खालिस्तानी बीट। बट आप अगर उसको पढ़ो, ये जो जितने ये गुरुद्वारे हैं, ये गैंगस्टर और ये खालिस्तानी एक मिले हुए हैं।
इनमें कोई फर्क नहीं है। जैसे आप ये जो था, ये जो कैलिफोर्निया था, जहां से इसने पता नहीं वो पागल क्या नाम है उसका, पता नहीं, पीटर फ्रीडिश है, जिसको एक भजन बिंडर ने दिया हुआ। आप भजन बिंडर का निकाल के देख लीजिए, जो कैलिफोर्निया के गुरुद्वारे कंट्रोल करता है, वो पता नहीं वो इतने बड़े बड़े हैवी असले मंगवा रहा था, वो ड्रग्स मंगवा रहा था। ये जो खालिस्तान का है, ये आपको हम आपके एपिसोड में हम पहले भी क्लियर, ये कोई रिलीजियस मूवमेंट नहीं है, और इसके सारी रिसर्च हो चुकी है, ये क्रिमिनल मूवमेंट है। और ये जो मजहब के नाम पे बदमाशी करते हैं, तो इनका तब भी था, ये पंजाब में 80s 90s में भी था। आप इनका जो प्रोफाइल देख लीजिए, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल था, ये सारे पेटी क्रिमिनल अनपढ़ टाइप लोग थे। और ये जो गैंगस्टर था, तो इसमें जो है ना कि कोई इसको अलग करके बता रहा है, ये जो खालिस्तानी है और ये जो गैंग है, ये सेम ही पीपल है, सेम टाइप ऑफ पीपल इनको कंट्रोल करते हैं। जी, लेकिन अभी इसमें जो बात आ रही है, जो मैंने कहा कि वो गैंग वॉर वाली बात आ रही है कि साहब वो लक्की पटियाला गैंग और ये आपके लॉरेंस बिश्नोई गैंग, तो वो कोई क्या नाम है उसका, कुट्टे खड़ा, इस तरह से किसी की अभी हत्या हुई थी, उसमें इसका नाम बताया जा रहा था। तो फिर ये रिवेंज किलिंग है, ये एक दूसरी थियोरी चल रही है। ये बहुत सारी हो सकती है। आप ये देखिए, पहले भी जो होता है ना, आज तो ये कहते हैं जी पुलिस ने कर दिया, जो पुलिस ने इतने इंसान, आप उस टाइम की न्यूज़पेपर पढ़िए ना, कोई भी बड़ी वारदात होती थी कि जैसे 60 लोगों को एक पिंड में मार दिया, 50 को बस में जिंदा जला दिया, तो उस टाइम ये बड़े गर्व से ये उसका लेते थे, क्या कहते हैं अपना, उसका क्लेम लेते थे। मान लो किसी मारा भी होगा गैंग का, बट आप अगर मान लो एक गैंग चलाते हो, कि आप एक जराइम पेशा आदमी हो, तो आपको कैसा चाहिए, आप चाहते हो आपका नाम का खौफ हो, आपको फिरौती ज्यादा मिले। तो ये तो जो काम ऐसे करते हैं, स्पेक्टेकुलर वारदात करते हैं, तो ये पेशेवर लोग हैं, और ये 80s 90s में भी कर रहे थे। एंड यू नो व्हाट इज सो डेंजरस, ये देखो आग से खेल रहे हैं। मैंने तो इसके ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं की, बट वो बैठा बेवकूफ भगवंत मान। संजय जी, मैं यही बताता हूँ ना, मुझे इसलिए मेरा इतना खून जलता है, जो 1920s में भी हो रहा था, 1980s में भी हो रहा था, ये वही कर रहे हैं। और इसने जो, मैंने वो एक लिस्ट देखी, जो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर नीचे नाम देखा, वो सारे जिन्होंने पुलिस वालों के नाम देखे, जिन्होंने वो भाई ये पुलिस वालों को मरवाना चाहते हैं। ये जो टेररिज्म भी दोबारा आ रहा है ना, ये तो टेररिज्म साफ किया पंजाब पुलिस ने। और उसके बाद वो अपने गिल साहब भी कहते रहे, उनका जो बुढ़ापा था वो इसी में जाना रहा, क्योंकि इन्होंने क्या कहते हैं बाद में पता नहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन करके, ऐसे झूठ वूठ करके कितने इन्होंने पुलिस वालों को जेलों के अंदर दे दिया। और पुलिस वाले थे वो बदमाशों से मार खाते थे थाने, वो जेलों के अंदर। मैं आपको बताऊं, इस देश की इतनी घटिया दलिया है संजय जी, बिलीव यू, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये आपको शेखर गुप्ता के आर्टिकल में मिल जाएंगे, सारे अपने छोड़ के भाग गए। जब ये टेररिज्म चल रहा था, किसी एक जज ने सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया कि कितने ये केसीएफ केएलएफ इन्होंने खुद ली, कि मतलब आप कभी भिट्टा मिला, वो उसका चश्मदीद है, वो पता नहीं कितने बम ब्लास्टों से बच गया, कि इन्होंने बम फोड़ा, बच्चे तारों पे लटक गए, घोड़ा तीसरे मंजिल की छत पे पहुंच गया, मतलब ऐसे इन्होंने, दे किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। बट जो ये बैठे थे अपने जजेस, इन्होंने एक केस का टेररिस्ट का सुओ मोटो नहीं लिया, क्योंकि इनको पता था हम टेररिस्टों के खिलाफ करेंगे तो ये जान से मार देंगे। और उन्होंने मारे भी कितने, कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता था कि पुलिस केस लेके आई, प्रोसिक्यूटर मार दिया, जज मार दिया, वो लॉयर मार दिया, उसका तो हुआ नहीं। और इन्होंने कितने अपने नंबर बढ़ाने के लिए, कि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, दे वर फ्री फ्रॉम द एक्शन, इन्होंने कितने पुलिस वालों को पकड़ पकड़ के 10-10 साल की कैद, 14-14 साल की कैद, ऐसे ऐसे किया। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं टू डू इट। जो माजा रीजन था, ये बिल्कुल ये पाकिस्तान के साथ लगता था, और कोई उस टाइम फेंसिंग फुसिंग नहीं हुई थी जब टेररिज्म चलता था। और ये जो माजा रीजन था, आप उस टाइम की रिपोर्टिंग पढ़िए ना, कि ये नहीं कि ये जो अजीत अखबार है, जो खालिस्तानी टाइप अखबार है, ट्रिब्यून लिख देता था खालिस्तान की पवित्र धरती, वो सेक्रेड लैंड, ऐसे करके, वहां पे कोई नहीं था। और उस टाइम के जो भी जर्नलिस्ट थे, जो दिल्ली से भी जाते थे, दे हैड ऑल एक्सेप्टेड कि माजा तो गया हमसे, मतलब माजा इज इंडिपेंडेंट, दिस हैज गॉन अवे फ्रॉम द इंडियन यूनियन। और कश्मीर का रास्ता ही माजा से था, आप माजा हटा दीजिए तो इंडियन यूनियन वुड हैव डिसइंटीग्रेटेड। उस टाइम केपीएस गिल ने एक बंदा ढूंढा, अजीत पाल संधू, ठीक है। अब आप कोई भी देखिए जहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहां पे कोई बदमाश बैठे हुए हैं, तो आप कोई थोड़े तगड़े आदमी को ही भेजोगे ना कि इनकी नकेल कर सके। उस अजीत पाल संधू को उसने कहा कि ठीक है, तू जाएगा मरेगा, आई कैन नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन हु इज रेडी टू गो। किसी को भी ऐसे देते थे ना, वो अपना फैमिली ले आता था कि भाई मेरी बीमार होगी, बीवी बीमार होगी, कोई पोस्टिंग लेने को तैयार नहीं था। तो व्हाट ही डिड वाज, ऐसे केपीएस गिल ने खत्म किया। यंग बंदे ले, एम्बिशियस, कि इनमें थोड़ा दम है, कि तू जा, मैं तुझे आउट ऑफ टाउन डबल प्रमोशन दूंगा।
बट यू हैव टू मैनेज इट। तो उसने इंसेंटिव भी क्रिएट किया। संधू ने जाके वो जो माजा रीजन है उसको पूरा वो पीस किया, वहां पे मरने शुरू हो गए। नहीं तो सबसे ज्यादा किलिंग्स वहां पे होती थी। उस संधू के ऊपर इतने केस डाले और वो सारे केसों से बरी होता रहा। बट एंड में 1995 he was like or 6 or something 90, he was so harassed that he committed suicide, and that was actually the first time I think Gill साहब wrote a opinion piece, और उन्होंने एक पर्सनल लेटर लिखा था, ये जो गुजराल बना हुआ था प्राइम मिनिस्टर कि आई थिंक 97, I'm not sure, कि ये तुमने किया हुआ है, ये बंदे थे और ये पंजाब में हो रहा। तो यहाँ पे तो हर बंदा जो है ना अपने आप को दे वांट टू बी फ्री फ्रॉम द रिस्क। वो मैं आपको एक शेर में बताता हूँ, वो क्या कहते हैं, मोजे वफा जरा उनको भी दो चार थपेड़े आहिस्ता से, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते हैं, और तुम घर बैठ बैठ के जो मर्जी करना शुरू कर दो और कहो ऐसे है कि वैसे है। वहां पे तुम्हारे तो कोई रिस्क नहीं हो रहा, तुम ऐसे कर रहे हो ना। तो दिस इज व्हाट दे हैव डन। जो पुलिस वाले हैं वो पंजाब ने बचा लिया, देयर इज नो एग्जांपल। नहीं तो पंजाब तो अफगानिस्तान से बुरा हुआ था भाई। संजय जी आप मेरे साथ इस पे एपिसोड करिए, जिसने भी कश्मीर फाइल देखी है, आपने जो उसके अंदर देखा कश्मीर फाइल के अंदर, मैं आपको दिखाता हूं उससे बड़े लेवल पे और उससे ज्यादा टाइम पे पंजाब में हुआ। जैसे वो दिखा रहे हैं कि वो हिंदुओं तुम छोड़ के चले जाओ, तुम्हारी औरतें नहीं बचेंगी। आपको पता है ये तवलीन सिंह ने सेम लिखी है इंडिया टुडे के अंदर। आज वो अपने मुंह के अंदर दही रख के बैठी हुई है कि उसके वो बेटे को वो नहीं दिया तो उसकी मोदी गवर्नमेंट से लड़ाई होगी। इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। Whatever you have seen, everything was done। और मैं आपको वो स्वीडन का जो सबसे ऑथेंटिक है वो हम अपने सेवा पे पोस्ट भी कर चुके हैं। कश्मीर में मिलिटेंसी ब्लू अप की ये वीपी सिंह आया 89-90 में, आप उस टाइम की फिगर्स देख लीजिए। उस टाइम जब ये मिलिटेंसी ब्लू अप हुई है कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर ज्यादा किलिंग्स हो रही थी, और पंजाब के अंदर होती रही जब तक केपीएस गिल को वापस नहीं लाया गया। उसने 8 महीने के अंदर 0 कर दी किलिंग। ये जो पंजाब पुलिस बचा के लाई, उन्हीं की ये सिक्योरिटी हटा रहे हैं, उनको पहले भी इन्होंने मरवा दिया। सो यू नो दे हैव नथिंग। ये तो अपना वो करते रहते हैं, और वो वंस यू डू इट इट्स वेरी वेरी हार्ड टू रिवर्स। कश्मीर आज भी जल रहा भाई। वो अफगानिस्तान तो कभी स्टेबल ही नहीं हुआ। एक गिल और वो बेअंत सिंह और नरसिम्हा राव थे जिन्होंने ये कर दिखाया। वैसे तो अगर जो एक बार अफगानिस्तान वाला हाल हो जाए ना, उसको एक डेमोक्रेसी बनाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप सही कह रहे हैं। जो आपके आम आदमी पार्टी का जो रोल है इस सारे इसमें, वो क्या है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो इस समय जो खेल चल रहा है, जैसा कि मुझको लोग बता रहे हैं पंजाब से, वो ये चल रहा है कि पिछले 15-20 साल में ज़बरदस्त यहाँ पर करप्शन हुआ है, और तरह तरह के माफिया जो हैं वो पॉलिटिकल पेट्रनेज के साथ पनपे हैं। वो ट्रांसपोर्ट माफिया है, वो सैंड माफिया है, वो आपके क्या बोलते हैं टेलीविज़न चैनल माफिया है, तो तरह तरह के माफिया, ड्रग माफिया है, तो तरह तरह के माफिया वहाँ पे पनपे हैं। और अभी पिछले जब से आम आदमी सरकार आई है, तो आप देखें कि ख़ास तौर से जो कांग्रेस सपोर्टेड जो थे उनकी किलिंग्स हुई हैं, और 30-40 के आसपास हो चुकी हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये गेम वो चल रहा है जहाँ पर जो क्राइम माफियाज जो हैं उनको टेक ओवर करने का गेम चल रहा है, उनका बिजनेस टेक ओवर करने का चल रहा है। कि जो ट्रांसपोर्ट माफिया मान लीजिए अकालियों के कब्जे में था, तो वो कैसे आम आदमी वालों के कब्जे में आवे, या सैंड माफिया जो था वो कांग्रेसियों के कब्जे में था, तो वो कैसे इनके कब्जे में आवे। ये बात सही है क्या? इसमें संजय जी ऑब्वियसली इट हैज इसमें सच्चाई है। जो ये अकालियो था, इन्होंने ये अपने सारे टीवी किए हुए थे, ये बसें कब्जे की हुई थी, रेता माफिया इन्होंने किया हुआ था। सो एक तो जो करप्शन है डीप सीटेड वो तो है, बट डज दैट एक्सप्लेन एवरीथिंग? ये भी है ना, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे रूट्स होते हैं। और मैं आपको जो पंजाब का बता रहा हूँ, एक जैसे मैक्सवीनी ने एक बड़ी कमाल की किताब लिखी थी क्रैकर कल्चर, और वो थॉमस हॉवल ने भी लिखी, वो क्या कहते व्हाइट लिबरल एंड ब्लैक रेडनेक्स। इसमें एक ना रेडनेक कल्चर होता है, जैसे ये जटवादी कल्चर हो गया, कि आप जैसे ये देखो जो हिप हॉप भी गा रहा है ना, अब ये सिद्धू मूसेवाले का मैंने आपको बताया कि 295 बड़ा कमाल का गाना था, एंड दैट विल बी अ टाइमलेस सॉन्ग। बट जो वो बाकी ये जो गान गा रहा था कि पता नहीं कि वो पहले बंदा मारते फिर पूछते कि प्रॉब्लम क्या है,
आप अगर इसकी ट्रांसलेशन कर लीजिए ना, जो ये डीप साउथ और ये जो यहाँ पे ब्लैक हिप हॉप है अमेरिका का, या वो जो व्हाइट ट्रैश है यूके का, वो सेम के सेम गाना गाते हैं। और उसने वो बिल्कुल एविडेंस से क्लियर किया कि एक स्पेसिफिक कल्चर होता है कि जहाँ पे रूल ऑफ लॉ कभी राय नहीं, वहां पे एक होता है कि वो उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता, उसमें क्या कहते हैं एक आपकी बड़ी स्थायी और मतलब बड़ी ग्रामीण लेवल की आपकी होती है कि मर्द होना क्या होता है, और उसी को आप दूसरे पे दबाई जाते हो कि यही आपका एक तरह का सर्वाइवल है। और जो उनका रिलीजियस होता है वो बड़ा वो जो इमेजरी से भरा होता है, वो रेटरिक होता है। तो आप ये देखिए, ये जो सारे के सारे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 10 के 10 गुरु जो थे वो खत्री थे, ठीक है। अब वो जो जिन दो गुरसिखों की बाणी ऑलमोस्ट गुरु के बराबर की गई है, वो खत्री थे, ठीक है। अब जब ये इन्होंने रिसर्च की, अब इसके अंदर देखो जो जट सिख होंगे वो होंगे 25%, आप 5% इधर उधर लगा लीजिए, क्योंकि आफ्टर 1931 वी डोंट हैव द कास्ट सेंसस। इनकी खालिस्तान मूवमेंट में क्या योगदान थी? देवर 100% ऑफ द लीडरशिप। एक बंदा था, वो कोई छिंबा था खजाला पिंड का, मलकियार सिंह। 100% ऑफ द लीडरशिप, 80% ऑफ द रिक्रूट्स एंड 60% ऑफ द फैटेलिटीज। भाई ऐसी क्या चीज है कि ये खालिस्तान में क्यों नहीं खत्री लीडरशिप हो सकते? आज आप ये देखिए, जैसे हरजोत ओबराय है, वो भी खत्री है। जो यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर बन गया मनमोहन सिंह, वो भी खत्री है। जो आप इंडस्ट्री देख रहे हो, ये अपना रैनबैक्सी ग्रुप होगी, भाई ऐसी क्या चीज है? आप आर्मी के अंदर भी कंपेयर कर लीजिए, सोल्जरिंग में ज्यादा जाट होंगे, बट इफ यू लुक एट लेफ्टिनेंट जनरल और आप, जिसमें आपको स्कॉलरशिप चाहिए होती है, अब है कि मैं मैं देख रहा हूं काफी जाट पे आ रहे, इट इज अ गुड थिंग। जो भी मेरिट पे आए, इट इज अ गुड थिंग। बट आप ये बताइए, ऐसी कैसी चीज है भाई कि बाकी सारी चीजों में खत्री आगे होते हैं और खालिस्तान के अंदर सारे के सारे जाट आ जाते हैं? ऐसा ऐसा क्या है जिसमें इसमें खाले? सो इट इज अ कल्चरल प्रॉब्लम। आप ये देखिए, जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है, वो सारा का सारा इट इज मेनली अ जाट प्रॉब्लम। आप ये कभी गूगल करिए, जो ऑनर किलिंग है जो होती है कभी, ये तो पाकिस्तानी ज्यादा करते हैं, बट आपको कभी इटली से मिलेगी या कनाडा से मिलेगी। मैंने जितनी सिख ऑनर किलिंग देखी है, कोई हो सकता है इक्का दुक्का कोई और, ऑल जाट। आप करिए गैंग बस्ट कनाडा, जो आपको आ जाएगा, इन्होंने हमारा नाम डुबो दिया। आप देखिए वो 20-25 नाम आते हैं, वो सारे के सारे जाट होते हैं। जहाँ पे कहीं भी लास्ट नेम लिखा होता है, सारे के सारे जाट होते हैं। सो इट इज अ कल्चरल प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ कम्युनिटी प्रॉब्लम। और ये जो है ना, आई थिंक दैट इज, इट्स बेसिकली अ रेडनेक क्रैकर कल्चर। इट्स ऑल डिसफंक्शनल। मैं ही नहीं कह रहा, मेरे जो गुरु हैं, मेरे ऊपर लाइव थ्रेट ना हो, मैं आज सबसे पहले जाऊं मैं कनाडा जाके मत्था टेकूं उनके चरणों में, बलराज जी ड्योल के। जो केपीएस गिल है, उसको आज कोई डिफेंड करने वाला नहीं, ये गवर्नमेंट भी नहीं कर रही। दिस इज सो शेमफुल, दिस इज सच अ थैंकलेस कंट्री। ये तो हम बता रहे हैं कि केपीएस गिल की क्या अचीवमेंट है। केपीएस गिल हमारे लिए, मतलब इफ यू आस्क मी, ही इज द ग्रेटेस्ट इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस and the greatest Jat Sikh of all times, one of the greatest Sikhs of all times. If you actually compare, in my estimation, and I can present evidence, facts and arguments, and people can disagree or agree. In many ways, he was a greater Sikh than Maharaja Ranjit Singh. वो भी जट सिख है, मेरी कोई जट्टों से बैर नहीं है, बट हाँ एक कल्चर है जहां से कि सारी की सारी ये प्रॉब्लम आ रही है, और वो रिलीजन को भी तबाह कर रही है, वो पंजाब को भी तबाह कर रही है सारा का सारा। सो इट इज कल्चरल प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन क्या है? आप बताइए संजय जी, किसी भी कल्चर में प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर से रिफॉर्म होता है ना। यहाँ पे तो कोई है, एक केपीएस गिल था, उस ही इफ यू रीड इट, he basically clear said this is a Jat Singh problem. he dealt with it. जो बेअन सिंह था, कोई बड़े कद का बंदा तो है, बेअन सिंह को इन्होंने मार दिया। आज अब देखो संजय जी, ये क्या ऊट पटांग बातें करते रहते हैं एसजीपीसी वाले। इन्होंने मेरा अकाउंट भी डिलीट करा दिया, नहीं तो अब देखो कहते जी हारमोनियम ना बजाया करो, कि हारमोनियम। अब संजय जी मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, ये तो सारे के सारे पूरी की पूरी गुरबाणी जो है वो रागों के साथ है। नहीं संजय जी, ये देखिए इनका क्या कोई जटवादी दिमाग है। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन, मेरे हिसाब से हो सकता है, इट इज वेरी अनलाइकली किसी भी गुरु ने आलू, टमाटर, प्याज और मिर्ची खाई हो, क्योंकि ये चारों की चारों चीजें लेके आया पुर्तगाली। और उस टाइम कोई ट्रक थोड़ा होते देखिए भाई यहाँ पे उगा दिए तो वहां पे पहुंचा दो। ये तो मराठे जैसे जैसे नॉर्थ में गए हैं तो ये फसलें ऊपर ऊपर जाना शुरू हुई है। भाई किसी गुरु ने ये खाया नहीं, तुम लंगर में बंद करा दो ये चारों चीजें, इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है। मैं देखता हूं कौन सा माइका लाल पंजाबी है जो इसके बिना रोटी भी खा सकता है, बंद कराओ तुम तो।
इनमें अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। उस समय तो मेरे ख्याल से हारमोनियम होता भी नहीं था, तो हारमोनियम तो बाद में आया। नहीं, वो सही है कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते थे। अच्छा संजय जी, अब हो गया, एक हारमोनियम की बात करते हैं ना, मैं आपको बताऊं, आपको पता है बिजली कब आई गोल्डन टेम्पल के अंदर? बिजली आई 1897। 1897 के अंदर क्या स्पेशल था कि जो मलिका थी उसकी गोल्डन जुबली थी। तो उसके अंदर क्या हुआ, जो सनातनी थे उन्होंने कहा कि हम बिजली रखवा देते हैं, क्यों, यहाँ पे देखो जी बूढ़े लोग आते हैं रात को, कोई फिसल जाते हैं। अब इनका क्या दिमाग होता है बेवकूफों का कि एक बंदे ने कह दिया तो उसकी हमें ऑपोजिशन करनी है। यही अकाली पॉलिटिक्स शुरू से चली आई है, कोई प्रिंसिपल इसमें कुछ नहीं होता, जस्ट एजुटेशनल पॉलिटिक्स। तो जो लाहौर, जो अपने आप को मॉडर्निस्ट कहते थे, जो अंग्रेजों के बिके हुए माल थे, जो आज की एसजीपीसी है, लाहौर सिंह सभा, इन्होंने धरती आसमान एक कर दिया था कि ये जो गुरुद्वारे के अंदर बिजली नहीं आनी चाहिए। ये कहते हैं जी ईस्टर्न बिल्डिंग है, ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है? और जो सनातनियों ने कहा कि हम बिजली ले आओ, वो कहते हैं ये तो गुरु के भक्ति नहीं है, ये तो बिजली भक्त हैं। ये इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट थी। मैं एक वो क्या नाम है, हरबंस सिंह का पेपर है 1980 का, वो मैंने अपनी टीम को दी, हमारी टीम ने किया इसको। इट्स ए पंजाब पास्ट एंड प्रेजेंट, एडिटेड बाय गंडा सिंह। आई थिंक वॉल्यूम मेरे ख्याल 15 है या क्या है, 1980 का वो पेपर निकाल के कोई पढ़ ले। ये तो ऐसी बेवकूफाना बातें करते रहते हैं भाई। आज ये माइक से नीचे नहीं उतरते, ठीक है भाई, हारमोनियम उतारते, पहले बिजली उतारो यहाँ से, माइक के ऊपर चढ़ो ही मत तुम। तुमने तो ये कहा था जो इसको करे वो बिजली भक्त है, वो पाप कर रहा है, ये फला टीम का कर रहा है। ऐसे ऐसे गवार भर रखे हैं, इनको क्या समझ है रिलीजन की? ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है संजय जी। आप मैं आपको इसका वो दो, मैं आपको ये पेपर है हरबंस सिंह का, जिसने उसके अंदर इसने कोट करके दिया, ये जो अपनी लाहौर से ये जो तख्त खालसे वाले बने हुए थे, नियो सिख अंग्रेजों के पिट्ठू, दिस वाज देयर ऑफिशियल स्टेटमेंट कि जो यहाँ पे बिजली लाना चाहते हैं वो गुरु के भक्त नहीं, वो बिजली भक्त है। फिर उन्होंने थोड़ा धक्का धुक्का दे के अंग्रेजों को अपने साथ मिला लिया, क्योंकि अंग्रेज इनकी तरफ होते थे। उन्होंने कहा देखो जी तुम्हारी मल्लिका आ रही है, उसको 1897 में तुम्हारी गोल्डन जुबली आ रही है। तो 1897 में कि जब मल्लिका की वो गोल्डन जुबली थी तब बिजली आई है गोल्डन टेम्पल में। ये तो बिजली नहीं घुसने देने से चाहते थे। अच्छा, तो अब बिजली की जगह अब हारमोनियम आ गया, हारमोनियम नहीं आया, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ हारमोनियम के ऊपर शायद। कोई बोलने की आजादी कहाँ है संजय जी? ये तो आप, अच्छा संजय जी आप ये देखिए, आप जो है ना मेरी आप वैसे नहीं, जैसे मैं आपको कहता हूँ, लोगों का क्या है, वो इनसे आंख उठा देते हैं खालिस्तानियों से, और आप भी थोड़ा करते हैं मेरे ख्याल, क्योंकि आपको लगता है अरे ये जो सिख हैं ये तो गुरु गोबिंद सिंह जी इतने महान थे, ये तो हमारे भाई हैं। बल्कि प्रिंसिपल तरीके से होना चाहिए, चाहे जिहादी है, चाहे खालिस्तानी है, चाहे जो है, यू अप्लाई द सेम यार्डस्टिक फॉर एवरीवन। जो इन्होंने हरकत की, आप जैसे इसको अब्राहमिक और आप धार्मिक बनाते हो, भाई कोई चीज नहीं होता। आज जो अब्राहमिक है, जैसे मैं अब्राहमिक कंट्री में रह रहा हूँ, भाई हमें बिल्कुल रिलीजन को क्रिटिसाइज करने की आजादी है। मेरे को नहीं मानना क्रिश्चियनिटी के अंदर, मुझे आजादी है, मैं बाइबल में जितनी गलतियां निकाल, मेरे हिसाब से ये धार्मिक कंट्री है कि जो मेरे को सोचने की इजाजत। आप ये देखिए कि अब्राहमिक भी जो है, हम तो कन्फेशनल बेस्ड रिलीजन ही नहीं है, राइट? हमारा तो नॉलेज बेस्ड सिस्टम है कि ज्ञान जहां से मिले वो ठीक है। इन्होंने एक कन्फेशनल बेस्ड रिलीजन बनाया, और आप देखिए कि जो इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी, उनमें सिर्फ पॉजिटिव कन्फेशन है कि मैं मानता हूं कि मोहम्मद जो है वो पैगंबर है, अल्लाह का पैगंबर है, या मैं मानता हूं जो जीसस जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। इन्होंने जो कन्फेशन बनाया दैट इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, उससे ज्यादा बना दिया। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं, मैं गुरुओं में मानता हूं, मैं ग्रंथ में मानता हूं, और मैं हिंदू नहीं। ये क्या बात हुई भाई? ये तो मुसलमानों ने। अच्छा दूसरी बात, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, मेरे को अपना कुरान छापने की आजादी है, मेरे को उस पर टीका लिखने की आजादी है। ये कह रहे हैं कि इंटरनेट पे जो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा हुआ है, अगर मैं उसको पढ़ना चाहता हूं या मैं कोई उस पर ध्यान से देखना चाहता हूं, अगर मैंने उसका प्रिंट आउट किया तो मेरे ब्लास्फेमी है। देश से कि कोई बंदा ये लोगों से छीन रहे हैं भाई। ये कहते हैं कि कोई बंदा गुरु ग्रंथ साहब को पब्लिश नहीं कर सकता, ये तो कभी क्रिश्चियन ने नहीं कहा, और अगर पब्लिश कर दिया तो ब्लास्फेमी है, और उसके ऊपर ये डिक्टेट कर रहे हैं। अब जैसे मैं 2-3 दिन पहले मिला, वो करोड़ों खरबोपति होगा यहाँ पे, वो सिंधी था, उसकी गुरुद्वारे में शादी हुई है। सिंधी हमेशा से नानकपंथी रहे हैं, और सिंधियों का बहुत कंट्रीब्यूशन है भाई। कंपेयर कर लो जाटों का और कंपेयर कर लो सिंधियों का। सिंधियों वो आज ये कहते हैं क्योंकि सिंधियों ने अमृत नहीं छका हुआ, या हमारे तरफ से वो ऐसे नहीं कहते, या अपने आप को गैर हिंदू नहीं करते, वो कहते हैं हम तुम्हें ग्रंथ साहब नहीं देंगे, तुम्हारे गुरुद्वारों में शादियां नहीं होने देंगे। सिंधियों का अपना संप्रदाय चल रहा था। ये जो आप काम कर रहे हो,
नाउ लुक एट एन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, हाउ कैन यू से ये मुसलमानों से ज्यादा कम कट्टर हैं? हर लेवल पे ये जो खालिस्तानी काम कर रहे हैं ये जिहादियों से ज्यादा काम कर रहे हैं, बट हमने इसको वो दिया, फ्री पास दिया हुआ यहाँ पे। आप प्रिंसिपल पे बात करिए ना। और मैं किसी आई एम रेडी टू गो टू टो विद एनीबॉडी कि ये जो एसजीपीसी ये जो गंदगी फैला रही है ये सारी की सारी, हाउ आर दे इन एनी वे मोर धार्मिक और लेस फाशिस्ट देन ये जिहादिज्म या वहाबिज्म और ये जो हम्बल से निकला हुआ है सारा इस्लाम? हाँ जी, हाँ, वो तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि किस तरह से इन्होंने जो है इस तरह के न केवल रूढ़िवादी कट्टरवाद फैलाया पूरा, और अंग्रेजों ने उसका सपोर्ट किया। लेकिन न जो चाहिए था स्वतंत्रता के बाद कि इसका नैरेटिव जो है वो चेंज करने का प्रयास होता, तो वो सारे के सारे इनके पिछलग्गू हो गए और वोट के चक्कर में बस इन्हीं को ही आगे बढ़ाते रहे। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो सिखों में जो ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन होती थी, वो धीरे-धीरे जो है वो बैकग्राउंड में चली जाती रही। अब अच्छा संजय जी, चलो ये कहते हैं जी गुरु ने कहा, अब ये जो था कि गुरु का दरबार था, ठीक है, उन्होंने बनाया, अनंतपुर का दरबार था कि सबसे बड़ा था, और वो पता नहीं 52 कवि थे। अब ये जो 52 भी ये फिगर होती है, जैसे सहस्त्रनाम में भी 1000 नहीं होता, 1000 से ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है। अच्छा, जो कवि थे उन्होंने लिखा हुआ है कि वो क्या क्या लिख रहे थे, ठीक है। अब वो जो थे वो 3-4 तरीके की महाभारत ही लिख रहे थे, जो उन 52 कवि। ओ भाई, वो जो क्लासिकल टेक्स्ट थे, चाणक्य नीति क्या है, युद्ध नीति क्या है, वो अगर ये सारा काम हिंदू नहीं था तो बंद कर देना था भाई। वो कोई योगराज सिंह के डायलॉग थोड़ना थे कि इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसको कूड़े के डब्बे में डालना है। कोई वो जाटों के बढ़ के लिख रहे थे कि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है कि आज हमने, ओ भाई उसमें कोई बहुत बड़ा ज्ञान होगा ना, तभी गुरु उनमें से लिखवा रहे थे, और तभी उनका, इनको कुछ पता जाता ही नहीं है भाई। अच्छा संजय जी, अब ये देखो, और ये कितने नीच लोग हैं, मतलब ये नहीं कि ये इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हैं, ये मॉरली कितने बैंकरप्ट हैं और ये कितने बड़े कायर हैं। मैंने आपके साथ 17 मार्च को दिया कि ये जो उसका आपने मेरे हिसाब से टाइटल थोड़ा अलग करना चाहिए था कि लोगों को ज्यादा पता लगता। ये जो 5K वाला इन्होंने फ्रॉड किया हुआ था, ठीक है, वो मैंने एक्सपोज कर दिया। इन्होंने ट्विटर पे जाके दे बेसिकली लाइक, कितने बंदों ने पूछा ये पुनीत सानी कह रहा है, इसका जवाब दो। मेरे को तो इन्होंने बिल्कुल सही किया हुआ था कि इस बंदे से हम पंगा नहीं ले सकते, इससे दूर रहो, ठीक है, कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने जब ये मास रिपोर्टिंग करके मेरी दोबारा प्रोफाइल डिलीट की, ठीक है, आप देखो कितनी मजेदार बात है, उसी टाइम एक ब्लॉग पोस्ट आ जाती है जिस दिन मेरा प्रोफाइल डिलीट होता है कि जो पुनीत सानी ने बात बोली है वो फ्रॉड है, और उसको लाइक ये कर रहा है एसजीपीसी, और जो भी अपने ये पप्पू शप्पू बने हुए हैं, ये ट्विटर पे स्कॉलर बने हुए हैं, वो उसको लाइक रीट्वीट करें। और तुमने अपनी, अगर तुम्हारी माँ ने घी खिलाया होता, 9 हफ्ते से वो पड़ी थी, तब मुझे चैलेंज कर लेते। मैं आज भी चैलेंज करता हूं भाई, ये नहीं कोई दुक्की तिक्की कर दे या कोई अनोनिमस कर दे, जिसकी माँ ने उसको घी खिलाया हुआ है, जो भी ये साड़ी ये कहते हैं अपनी मड़क होती या बड़क होती या अड़क होती है, मैं अपने नाम से बात कर रहा हूं, मैं अपनी शक्ल से बात कर रहा हूं, तुम आ जाओ किसी मंच पे आ जाओ। मैंने तो पहले भाई पैंट उतारी थी, तुम ज्यादा बदतमीजी करोगे तो मैं अंडरवियर भी उतारूंगा इस बार, तुम्हें पता ही क्या, तुम मुझसे पंगा लेने आ गए। आप और भी तो काम कर रहे थे ना इसके ऊपर, पूरा इनका जो इतिहास है वो लिख रहे थे, उस पे क्या वही है संजय जी, मैं तो एक तरह से फायदा ही हो गया। देखो इन्होंने पहले मेरा अकाउंट डिलीट करवाया, वो उसको किया किसी ने, वो क्लिट ने इन्वेस्टिगेशन की, वो क्लिट का अभी देखिए, वो देयर वाज सच अ डैमिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन देम कि हाउ दे गैंग्ड अप ऑन मी, और उसका कोई जवाब नहीं बन पाया। अब भी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो इनको उससे भी ज्यादा मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा, बट एनीवेज इट्स द गुड थिंग फॉर मी, मुझे टाइम मिल गया। मेरे पास तो मेरी सारा रीडिंग टाइम खत्म हो गया था इन बेवकूफ से मत्था मार मार के। नाउ आई हैव टाइम टू रीड एंड आई एम वर्किंग वेल। और वो जो है क्या कहते हैं, जो एक हमारी टॉक थी जो वो सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज को मैं दे रहा था, उसी दिन जिस दिन वो टॉक दी उसी दिन उन्होंने मेरी प्रोफाइल डिलीट करा दी वो मास रिपोर्टिंग करके। उसके अंदर जो है आई हैव गिवन हाउ सिखी वाज वो जो क्या कहते हैं कॉलोनाइज्ड, एब्रामाइज्ड एंड डी हिंदुआइज्ड। सो 3 पार्ट्स, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे एक पाकिस्तान हमारे नसूर ये अंदर पड़ गया है, you will understand. So I'm going to do everything in my capacity to finish it within this year. And if something happens to me, I hope some of your audience are looking, क्योंकि जो उसके अंदर मैंने वो टॉक दी है ना, वो CIS वाले रिलीज कर देंगे 2-3 हफ्ते के अंदर। उस टॉक के अंदर मैंने बताया कि जैसे अच्छा कॉलोनाइज हुआ, ये रेफरेंस है, ये पढ़ के कर लो, एब्रामाइज हुआ, ये रेफरेंस है, ये पढ़ के कर लो, दी हिंदुआइज है, ये रेफरेंस है, ये करके पढ़ लो। तो ये मेरे को अगर कुछ कर भी देंगे
तो बल्कि वो जो मैंने नॉलेज दी है, अब जैसे सिद्धू मूसेवाला था, वो पंजाब का बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, आपको आई डोंट नो इफ यू वुड हैव नोन अबाउट हिम, अब वो पूरी इंडिया में हो गया, अब ये मेरे ऊपर हाँ, कोई हमला मैं करा। तो फ्रैंकली मुझे तो नहीं मालूम था, क्योंकि मैं नहीं पंजाबी नहीं, ये पॉप मुझे, वॉप में हाँ इसमें जी, कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा, तो हाँ जी, मुझे तो सिद्धू मूसेवाला के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। अब पता लग गया ना और संजय जी। अब पता लग गया, अब पता हाँ, लग गया। अब ये मेरे ऊपर हमला करेंगे तो जो मैं बोल रहा था वो ज्यादा बात फैल जाएगी, और जो नॉलेज और रेफरेंसेस है वो तो कोई भी इसके अंदर 3-4 लड़के मिलके 6-8 महीने करे तो किताब बन जाएगी। तो आपको, मैं जितना मेरे से हो सकता है, मैं आई डोंट नो, मैं, मेरे को अपनी लाइफ में ज्यादा डिसिप्लिन भी करना चाहिए, और लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल कि क्या से क्या हो जाए, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये 2022 के अंदर ये किताब खत्म हो जाए कि इन्होंने कैसे किया। और यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर डीलिंग विद पाकिस्तान, कि एक बेसिकली है ना, आपको समझ ही नहीं आएगा ये हरकतें क्या करते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, अनापशनाप। और आप अगर इसको समझ जाइए कि ये बेसिकली पाकिस्तान है, इनका बेसिकली है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रूथ। एक रिलीजियस बंदा, एक धार्मिक बंदा क्या होता है, एक सच का अन्वेषण कर रहा होता है या सच की खोज कर रहा होता है। इनका क्या है, दे आर बेसिकली, जैसे लेफ्ट वो नैरेटिव होते हैं ना, जीन इनका नैरेटिव होता है, तो नैरेटिव में जो बात फिट जाए उसको एम्पलीफाई कर दो, जो नैरेटिव में ना फिटे उसको, जैसे जेएनयू वाले हिस्टोरियन होते थे, उनका एक नैरेटिव लेके चलते थे। एसजीपीसी का नैरेटिव है, पाकिस्तान का नैरेटिव है दो कौमी नजरिया, कि हम जो हैं अलग कौमें हैं, और ये जो हिंदू है ये हमारे, ये नहीं कि हमारा बेसिस है कि इसकी हमें जागरण करना है। जो जिन्ना कहता था ना कि हमें खा जाएगा, यही बिल्कुल है। आप कभी सुनो ना ये क्या कह रहे हैं कि हम अलग कौमें हैं और हिंदुओं में खा जाएगा। तो जो भी हमें हिंदुओं से अलग कराता है उसको चढ़ो चढ़ो उठा के उसका चढ़ा दो, जो भी हल्की सी भी बात कहे, चाहे गुरुओं ने कही हुई है, उसको उसके ऊपर पोत दो, उसके ऊपर सफेदी कर दो। ये काम कर, वंस यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल पॉइंट, you understand everything, otherwise you can't make head and tails of it like what they are doing. ये जो आपने पहले जो आप बात कर रहे हैं कि जिस किस तरह से इन्होंने जो एक बार फिर से, क्योंकि वैसे तो हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि बहुत सारे जो है लोग नए आए हैं, उनसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप कृपया अपने प्रश्न जो पूछना चाहें वो प्रश्न पूछ लें, और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो मूवमेंट हुआ है जिसमें इसको आपने कहा कि सबसे पहले इसको एब्रमाइज किया गया, कॉलोनाइज पहले कॉलोनाइज किया गया, फिर एब्रमाइज किया गया, फिर डी हिंदुआइज हिंदुआइज किया गया। तो यद्यपि हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन दर्शकों के लिए एक बार इसको थोड़ा सा रिकैप कर दीजिए, थोड़े से डिटेल्स बता दीजिए। अभी हमारे पास समय है प्रोग्राम में, तो वो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे उसका थोड़ा रेफरेंस दे सकते हैं, जिससे लोगों को एक बार फिर से रिकैप हो जाए और जो नए लोग आए हैं उनको पूरा आइडिया हो जाए। तो संजय जी, ये ना अपने आप में एक बड़े बड़े है। तो बेसिकली जब अंग्रेज आता है, वो आता है ये पंजाब के हर नीचे, तो वो पहले ही आ गया था, जो हमारा पंजाब है, जो ये पटियाला और ये जो है, यहाँ पे तो पहले ही आ गया था अंग्रेज। ये प्रिंसली स्टेटें होती थी सारी की सारी जो अंग्रेजों के साथ। महाराजा रणजीत सिंह का जो पंजाब था वो वेस्ट पंजाब था, जो पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो उस टाइम जब अंग्रेज आया, उसके बाद कही होती, जैसे महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में कोई चर्च नहीं होता था, अंग्रेज आया, उसने सबसे पहला काम किया कि चर्च बनाया। चर्च बनाने के बाद उसने क्या किया, महाराजा रणजीत सिंह के बेटे को इन्होंने वो बना दिया, क्रिश्चियन बना दिया। आप ये सोचो, अगर शिवाजी महाराज के बेटे को, संभाजी महाराज को अगर वो बना देते, ये कितना बड़ा धक्का लगता मराठों को। तो ये डरे भी हुए थे, इनके रीजन भी डरने का था। इन्होंने क्या किया, जो कपूरथला का स्कायन था, कपूरथला मान लो आप पुणे के बाद वो बड़ौदा का था, मतलब जो मराठों का सबसे बड़ा था, तो एक कपूर, उसका इन्होंने क्या कहते हैं, उसका जो स्कायन था उसको क्रिश्चियन बना दिया। उसके बाद जो एसजीपीसी है, वो क्या गोल्डन टेम्पल है, उसके मिशनरी कॉलेज के इन्होंने 3-4 लोगों को क्रिश्चियन बना दिया। आप ये सोचो कि कोई काशी के अंदर वो पढ़ने जाए, विश्वनाथ के अंदर, और वहां के 3-4 ब्राह्मणों को कोई क्रिश्चियन बना दे। तो ये बहुत एक तरह से ना ये डर गए कि हमारा ये खत्म हो जाएगा। और इनके जो स्कॉलर भी आ रहे थे, इन्होंने कहा इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, ये तो, क्योंकि देवर कमिंग फ्रॉम अ मोनोथीस्टिक बैकग्राउंड, और वो एक यूरोप में भी डिबेट चल रही थी। तो उन्होंने कहा ये वो सोचते थे हिंदुइज्म पैंथीज्म, कि पैंथीज्म में कुछ नहीं होता ये, और वो बहुत घृणित नजर से देखते थे कि ये पेड़ों को भी मानते हैं, ये जानवरों को भी मानते हैं, और सबसे नीचे वो मानते थे बौद्धों को, कि ये निहिलिस्ट हैं, कि इनमें कहते हैं जिंदगी में कुछ नहीं रखा जी, पड़े रहो। तो उन्होंने कहा ये जो इनकी गुरबानी निकल रही है, जिसको ये पूज रहे हैं, ये इसमें तो कुछ रखा ही नहीं, ये तो रेपिटेटिव है, और ये तो बुद्धों की तरफ चले गए हैं।
तो वो बहुत डर गए, तो इन्होंने अपना लिखना शुरू किया। और फिर अंग्रेज ने क्या किया, वो बनाना शुरू किया, ये जो कोटा पॉलिटिक्स शुरू की, और इसको लियाल ने शुरू की यहाँ पे। उससे क्या हुआ कि जो कम्युनल डिवीजन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, कि बेसिकली जो पहले था, मान लो आपने थानेदार लगाया, वो मेरिट पे लगाया, अब आपने थानेदार लगाया इसलिए लगा दिया कि वो मुसलमान है, अब उसकी लॉयल्टी बिल्कुल होगी कि मेरे को कम्युनिटी ने लगाई है, तो एक मुसलमान थानेदार के हिसाब से काम करता था। इसके ऊपर काम किया केनेथ जॉन्स ने, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और एक है सबसे बढ़िया काम किया एन जेराल्ड बेरियर, उसने कोई किताब नहीं लिखी, तो आपके उसके रिसर्च पेपर पढ़ने होंगे। उसके बाद जब ये इनको लगा कि जो फ्रीडम मूवमेंट आ रहा है, तो फिर ये इन्होंने एब्रामाइज करना शुरू किया, ये जब से मकॉलिफ आ गया। और ये संजय जी के साथ मेरी टॉक्स हैं, आप मकॉलिफ को करिए, आपको मिल जाएंगी। और उसने अपने दो साथ में बिठाए, एक वीर सिंह और एक कान सिंह नाभा। इन्होंने जैसी वो तोड़ मरोड़ की, आप सोच ही नहीं सकते इन्होंने कितने लेवल का फ्रॉड किया। फिर इन्होंने एब्रामाइज करना शुरू किया। जैसे वीर सिंह है, संजय जी देखो, वीर सिंह इतना वो कमाल का बंदा है। जब जलियांवाला बाग हुआ, वीर सिंह का घर था जलियांवाला बाग से 1 किलोमीटर से कम, और वीर सिंह उसके बाद जिया 40 साल। वीर सिंह ने अपनी जिंदगी में ही नेवर रोट वन सेंटेंस अगेंस्ट जलियांवाला बाग। कैन यू बिलीव इट? आप सोचो, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, वो कीव में बैठा, उसने इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। उस टाइम का जो अपना था रविंद्रनाथ टैगोर, जो 1 मील दूर बैठा कलकत्ते के अंदर, उसने अपना टूट दे दिया। जो आप ये गाली देते रहते हैं ना, वो उसका क्या नाम है उसका, चर्चिल। चर्चिल जो था, चाहे उसने बोला ये हिंदुओं के इंडिया के बारे में बोला, दे आर बीस्टली पीपल विद बीस्टली रिलीजन, ही वाज सो शॉर्ट कि वो इंग्लैंड में बैठा क्या कि ये जो पूरे इंग्लिश रियासत के इतिहास में ये सबसे बड़ा धब्बा है, और ये हमारे ऊपर मॉन्ट्रोसिटी है। ये वीर सिंह ने एक शब्द नहीं बोला। और वीर सिंह ने क्या लिखी है, पता नहीं कितने सफे भर भर दिए, कि जो एक ओमकार है, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो तुम्हारा मोनोथीज्म है ही नहीं। कहता मैं बनाता हूँ इसको, तुम्हारी किताब है ही नहीं। वो कहता मैं इसको किताब बनाता हूँ। तो जैसे उसने बनाया एक ओमकार है, तो उसने बोला ये इसका ओमकार से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये एक और ओम बन गया, ये कोई मोनोथीज्म बनाता है। ऐसे इन्होंने हीरे ला ला के ये इन्होंने कहा। प्रोफेसर जगबीर सिंह के साथ मेरी टॉक है इसी के ऊपर, कि कैसे है मांडू को उपनिषद और एक ओंकार एक ही चीज है। पूरा मांडू को उपनिषद जो है वो ये वीर सिंह ये काम कर रहा है। और संजय जी, अच्छा मैं आपको बात हूँ, मैं भी जो हूँ, मैं कोई अकले कुल तो हूँ नहीं, कई चीजें मैं पढ़ता हूँ। जैसे एक वो गुरु गोबिंद सिंह जी की चिट्ठी है जफरनामा, उसके अंदर एक आती है कि लेटर की मैंने ये पहाड़ी राजाओं से, वो औरंगजेब से मिले हुए थे, तो उन्होंने पहले उसकी औरंगजेब की बुराई करते हैं, फिर बड़ाई करते हैं, फिर वो कहते हैं वो देख वो जो मैं ये जो है क्या कहते हैं पहाड़ी राजे है, ये तो बुद्ध पूजक है, तो मतलब उनको खिलाफ करने के लिए उसका मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया, उसके ऊपर मैंने ऐसे लिखा। तो मैं सोचता था मुझे समझ आए। नाउ आई रेड अ ग्रेट स्कॉलर of Persian, of Saraiki, of all great, one of the greatest philologists alive, maybe 80-85 साल का होगा, उसका नाम है क्रिस्टोफर शैकल। मैंने 2008 में उसका पेपर था, आई जस्ट रेड कपल ऑफ वीक्स अगो। मैंने कहा मुझे तो जफरनामा का 20% भी समझ नहीं थी। उसने जो समझाया कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया और ये क्या कहते, और संजय जी इन्होंने जो मकॉलिफ ने था ना, उसने जफरनामा में भी वारदात कर दी। अब जफरनामा में उसने दिखाया असल में गुरु गोबिंद सिंह जी के और औरंगजेब की चिट्ठी पत्र पहले से चल रहे थे, ठीक है। अब वो जो औरंगजेब को जब उन्होंने लिखा कि तूने अपने वादे तोड़े, तो उसके अंदर उन्होंने कोट किया कि औरंगजेब तूने ऐसे ऐसे कहा था और देख तूने वादा तोड़ा। जैसे औरंगजेब ने कहा था कि तुम मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें घोड़ा दूंगा, क्योंकि घोड़े का क्या होता था कि मुगलिया सल्तनत डिवाइड हुई थी मनसब के हिसाब से कि घोड़े कैसे दिए जाए। अब इन्होंने कहा कि जो ये मुखालिफ थे, इन्होंने सारा तोड़ मरोड़ के कि हम कैसे कहते कि गुरु, इन्होंने उस चिट्ठी का उल्टा मतलब कह दिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं कि ओए औरंगजेब तू मेरे पास आ जा। ये उन्होंने उल्टा कर दिया। अब जैसे उस चिट्ठी के अंदर हमेशा मेरा दिमाग घूमता था क्या लिखा हुआ, उसने लिखा हुआ औरंगजेब ने कहा तुम मेरे पास आ जाओ, और जो रास्ते में जो बेराड़ राजपूत है वो मेरे साथ मिले हुए हैं, तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हम आपस में बैठ के कर लेंगे। इन्होंने क्या क्या कहा, इसको कैसे करेंगे? इन्होंने कहा, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था तू मेरे पास यहाँ पे गांव में आ जा, यहाँ के जो गांव है वो बराड़ जाट मेरे साथ मिले हुए। इन्होंने बेराड़ राजपूत को बराड़ जाट कर दिया। इन्होंने जफरनामा के साथ वारदात कर दी संजय जी। और मैंने कहा कि यार मैं भी इतने साल से क्या कर रहा था, ये तो सारा का सारा इन्होंने फ्रॉड कर दिया। जो ये मुखालिफ ने लिखा कि इन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने भविष्यवाणी की, ये पता नहीं कहां से लिया भविष्यवाणी, कि जब गोरा आएगा तो ओए खालसे तुम सारे के सारे अंग्रेजों के साथ लग जाना, वो पूर्व पश्चिम में जाएंगे, ऊपर नीचे जाएंगे, तुम उनकी बहुत अच्छे तरीके से चाटना, और वो तुम्हें फिर क्या देंगे, तुम्हें
शोहरत भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, घर भी मिलेगा और लोंडी भी मिलेगी। ये लिखा हुआ है मकॉलिफ ने, और इसको इन्होंने ऑथेंटिक हिस्ट्री करके लोगों को पढ़ा दिया। तो उसके बाद जब ये आया, उसके बाद जो था उन्होंने फिर भी कहा, क्योंकि अब जो कई चीजें, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी की एक वो थी, एक एसेंशियल लिटर्जी की बात थी, कवियो बात बेंची। एक तो जाप साहब है, दैट इज अ बिट डिफिकल्ट, बट कवियो बात बेंची जो है वो छोटी सी है, वो ब्रज में लिखी है, कोई भी समझ सकता है। वो गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम से आ रही थी। उसका जो था 29 वर्सेस होती थी, इन्होंने 25 पे काट दिया। एंड दिस इज सच इवल थिंग टू डू, क्योंकि जो है 4 काटी है उसमें क्या था? मैं बता रहा हूँ, 26 पे आते कृपा करी हम पे जगमाता। अब जगमाता आ गया, इसको कैसे करना है, इसको काट दीजिए। फिर वो कहते हैं मैं बिक्रमी संवत में इसमें लिख रहा हूं। अब ये अगर बिक्रमी संवत कह रहे हैं तो तुमने नानकशाही कैलेंडर कैसे बना लिया भाई? अब जैसे उस टाइम भी था, जैसे कोर है, ये भी सारा इनका फ्रॉड है। अब देखिए मैं आपको संजय जी बताता हूँ, जो कोर है ना, कई यूज भी कर लेते हैं, ये आता है राजपूत टाइटल कंवर से, जो है ना। आप देखिए कि जब भगत सिंह को फांसी लगी, अब ये उसको भी इधर उधर करना चाहती हैं। भगत सिंह को फांसी लगी तो वो कोर्ट में रिकॉर्ड आ गया, भगत सिंह की मां का नाम है विद्यावती देवी, चाहे वो रेवोल्यूशनरी है, वो आर्य समाजी है। अच्छा, भगत सिंह के खिलाफ गवाही किसने दी, किसने मेरे सामने असेंबली के अंदर बम फाड़ा है? वो था खुशवंत सिंह का चाचा उज्जवल सिंह, और यही जाता था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। उज्जवल सिंह की मां का नाम भी आ गया कोर्ट में, उसकी मां का नाम भी देवी है। 1915 से पहले भाई जो औरतें पैदा होती थी सिख घरों में, उनका नाम देवी होता था। इन्होंने अब ये ऐसे दी हिंदुआइज किया। अब मैं बता रहा हूं, कोई मेरी बात ना मानो, आप ऐसा करो, कोई सिख परिवार का है, अपने घर में सबसे बूढ़ा बंदा ढूंढो, उस बूढ़े बंदे से पूछो तुझे सबसे बूढ़ी औरत कौन सी याद है। अगर वो 1915 से पहले पैदा हुई है तो उसका नाम देवी है। अब जैसे वो मेरे यहाँ पे पड़ी है, एक गंडा सिंह है। अब गंडा सिंह भी कोई बहुत ईमानदार आदमी नहीं था, क्योंकि गंडा सिंह के पास एक हुक्मनामा आया जिसके अंदर गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे कुरुक्षेत्र में दिया, और वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा कि हम जो है हमारी कुल देवी नैना देवी है। अब उन्होंने कहा ऐसे इसको इसको उसको ने गोल कर दिया, तो वो भी थोड़ा बहुत फ्रॉड करता था। एनीवेज, उसने जो गुरु और गुरु के परिवार के हुक्मनामे हैं, जो उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं, उसकी एक बुक पब्लिश कर दी, हुक्मनामे। उसके अंदर देख लो कि जो गुरु की तीसरी महल थी, सबसे छोटी, एंड शी वॉज व्हाट डू यू से, उसको खालसे की माता जी कहा गया उनको। उनके 8-10 चिट्ठियां पढ़ी हैं। शी हैज एवरीवेयर रिटन हरसेल्फ एज साहिब देवी, नॉट रिटन वन प्लेस एज साहिब कौर। आप गूगल करो, आपको हर जगह साहिब कौर ही मिलेगा। तो अब भाई देवी हिंदुओं से मिल रहा है, उसको करके कौर कर दो। और भाई इनको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। अब जैसे वो जो है कोई चंडी, ये जो चंडी दीवार है, चंडी चरित्र और चंडी दीवार है क्या चीज है? चंडी चरित्र है ब्रज के अंदर और मेटर के अंदर बंधी हुई, चंडी दीवार है पंजाबी के अंदर फ्री वर्ड्स। बट वो आ कहां से रही है? वो आ रही है, देखो, एक मार्कंडे पुराण है, मतलब 18 पुराणों में सबसे छोटा जो पुराण है वो मार्कंडे पुराण है। और मार्कंडे पुराण के अंदर एक 10% जो हिस्सा है वो दुर्गा की उत्पत्ति कैसे होती है, उसको कहते हैं दुर्गा सप्तशती की, जो 700 वर्सेज है, या देवी महात्मा पुराण, उसकी भाषा में या ब्रज में, या वो गुरु ने ट्रांसलेट किया हुआ है, और उन्होंने अपने खुद कहा हुआ है कि मैंने ये बाखा में उतारा हुआ है। इन्होंने ये सारा का सारा गोल कर दिया। ये कहते जी ये देवी नहीं है, ये शिवजी नहीं है। ओ भाई, कोई हवा से थोड़ा आया, वो तो ट्रांसलेशन है। अब लोगों को पता ही नहीं। अब देखो मैं ये बता रहा हूं, वो देखो संजय जी, कहां से शुरू और कहां से खत्म। मैं ये देखो, शुरू होती है अरदास से। अरदास में जो है कि जो पहले हैं कि 10 गुरुओं को याद करते हैं, वो तो गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी है। बाकी जो लटरम पटरम है, इन्होंने तो सिंह सब बने डाला हुआ है, वो तो कोई गुरु की बाणी नहीं है। वो जो अपने फादर को कहते हैं तेग बहादुर सिमरिए कर 9 निधियां बिताए, कि जो तेग बहादुर का सिमरन करेगा उसको 9 निधियां मिलेंगी। अब ये 9 निधियां क्या भाई, कोई मुझे बता दे, जो सिंह सभा से निकला हुआ उसका क्या मतलब है? ये 8 निधियां क्यों नहीं है, ये 6 निधियां क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो है, ये तो आपको मिलेगा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वरदीन जानकी माता। ये तो पुराणों से आता है ना कि 8 सिद्धियां होती हैं और 9 निधियां होती हैं। ये आपको गुरु नानक देव जी की जो नाथ योगियों के साथ बात है, या जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी 10वें ग्रंथ के अंदर है, उसके अंदर भी उन्होंने अलग जगह क्लियर बताया हुआ है कि 8 सिद्धियां होती हैं, 9 निधियां होती हैं। और मैंने आपको वो पिछली बार बताया था कि ग्रंथ जहाँ पे खत्म हो रहा है, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो जो गजेंद्र मोक्ष का एपिसोड है, कि वो जो भागवत पुराण से आता है कि बल छुटियो बल गयो कुछ ना हो तो पाए, कह नानक अब हो टरी की बल जियो हो सहाय। कि अब ये है कि जैसे मेरा बल चला गया, मैं बंधन में पड़ गया, ये गुरु तेग बहादुर जी ने लिखा हुआ है कि मेरा सारा बल चला गया। अब नानक कहे जैसे विष्णु ने गजराज को बचाया था, वैसे मुझे बचाए। अब उसकी ट्रांसलेशन आप कभी भी पढ़ लीजिए, वो लिखा है
I have lost my strength, I have been curtailed, Lord save me like you saved elephant. अब इसको क्या पढ़ के किसी को क्या समझ आएगी? क्या मतलब है भाई एलिफेंट को? एलिफेंट की जगह भैंसा हो जाता है इसकी जगह, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो एक पौराणिक उसके अंदर गड़ा हुआ है ना, आपको समझ ही नहीं आएगी। फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप ये सारे ये मिशनरियों के खिलाफ हुए हैं? हेलोलुया, क्यों भाई, क्यों ना करें? तुम कन्वर्ट कर लो लोगों को, तुम्हारे में दम है तो। ये कि विक्टिम प्ले करने की क्या बात है? मैं तो कहता हूँ धार्मिक आदमी को कभी विक्टिम प्ले करना ही नहीं चाहिए। ये तो सबसे बड़ा पाप है, अपने आप को विक्टिम समझना। देखिए, सीधी सी बात यह है कि अगर आप व्यक्ति को एब्राहमाइज करेंगे तो अंततः लोग जो है जब असली एब्राहमिक रिलीजन और नकली एब्राहमिक रिलीजन में फर्क करेंगे तो फिर वो असली की तरफ जाएंगे, नकली में क्यों रहेंगे? बिल्कुल सही बात है संजय जी। और ये आपको बताऊं, ये जो आप असल में हमारे जैसे हैं शिवाजी महाराज, ये तो अगर सिक्खी को बचाना है तो जो जड़ें हैं, सनातन जड़ें, सनातन रूट्स हैं, उसको जब तक नहीं लाएंगे तब तक नहीं होगा। अरदास तो भगवती से शुरू होती है, उन्होंने भगवती का ही ट्रांसलेशन कर दिया। हाँ, अब ये कहते जी भगवती, ओ भाई अब देखो संजय जी, आपने परमवीर चक्र मिलता है ना इंडिया के अंदर, जो यहाँ का विक्टोरिया क्रॉस है सबसे बड़ा, उसके अंदर भी शिवाजी की जो तलवार है भवानी लिखा हुआ है। जो भगवती जो धर्म के लिए उठाया जाता है वो शाक्त होता है, बट वो ये कहते हैं जो ये तलवार है ये भी उसका रूप है, ये जो असली देवी का रूप है। वो तो शिवाजी भी कह रहे जय भवानी और वो जय शिवाजी, और वो जो था जो उनकी तलवार का नाम भी भवानी था। बट ये कहते सिर्फ जो तलवार है भगवती। और मैं आपको ये बताऊं, ये 1915 में था। जो असल में जो उनके साथ बहुत गलत हुआ, आई एम नेवर जस्टिफाइंग, बल्कि मैंने एक्सपोज किया इन्होंने कितना गलत किया निरंकारियों के साथ। बट आपको पता है ये निरंकारी कह रहे थे ये भगवती काट दो यहां से। तो फर्स्ट पीपल टू से दिस कि ये भगवती काट दो, ये निरंकारी थे। कि ये कहते हैं हम निरंकार करते हैं। उनका एक स्लोगन होता था कि बोल धन निरंकार, जो देहधारी हो जाए ख्वार। तो ये कहते थे हम मूर्ति पूजा में विश्वास, ये तो निरंकारियों का था। ये उसको साफ कराना चाहते थे। अब ये सारा चलो वो कहते कि तलवार है, फिर अच्छा भाई शुम्भनी शुम्भ को क्यों मारा? वो भी तलवार ने मार दिया। वो कुछ मतलब ही नहीं निकल जाता भाई, कुछ है ही नहीं। मैं सही बता रहा हूँ ना, एक मतलब जैसे वो होते हैं ना कि वो दिखाते रहते हैं कि वो कई दिखाते हैं अफगानिस्तान में ऐसे ऐसे करके तोते की तरह रटन लगा रखे हैं कि अकल बिल्कुल गायब हो गई है। ऐसे ही जानवर छोड़े हुए इन्होंने हमारे ऊपर। जी हाँ, चलिए, कोई अधिक प्रश्न तो आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए एक बार फिर से वही आ जाऊंगा कि ये आपका जो मूसे वाला था, इसने कांग्रेस से चुनाव भी लड़ा था, तो ये पॉलिटिक्स भी तो नहीं है इसके पीछे? नहीं संजय जी, आप देखिए, आप राइट ऑफ सेंटर होंगे, आपका सॉफ्ट हार्ट हो जाएगा बीजेपी के लिए, मतलब जो भी राइट, आपके लिए नहीं मैं कह रहा। बट आप पंजाब के परिवेश में लोग ये समझ नहीं सकते, इसलिए कांग्रेस वापस भी आई और उसको सिखों ने भी वोट दिया। कि जो पंजाबी समझता है वो सोचता है जो बीजेपी है वो अकालियों की पिछलगू है, जो अकाली गोबर करते हैं बस उसको साफ करने का काम है अब बीजेपी तो का। है ना, बीजेपी, अब है। हाँ इन्होंने एसजीपीसी एक्ट में अकालियों को कहने से चेंज कर दिया, सहजदारी हटा दिया। हाँ बताइए बिल्कुल, इससे बड़ी और कांग्रेस ने नहीं किया। बेवकूफी क्या हो सकती? कांग्रेस ने नहीं किया। ये जो मनमोहन सिंह के बाद 10 साल तक पड़ा रहा कि आप इसको डिसएनफ्रेंचाइज कर दीजिए सहदारियों को, मनमोहन सिंह ने नहीं किया। मोदी जी ने आके कि हाँ जी मैं, यही इंदिरा गांधी कर रही थी कि मैं इनको दरिया दिली दिखाती हूं और ये कहेंगे वाजी वाह, उन्होंने इनको जाकर मार दिया। आप, मैं बता रहा हूं ना, जो पंजाबी सोचता है वो सोचता है अकाली नैरेटिव के खिलाफ कोई लड़ता है तो कांग्रेस लड़ता है। और जो टेररिज्म के अंदर भी कुर्बानियां दी कि जो ये तो बेअंत सिंह ने लड़ा। सो जो कांग्रेस ही समझी जाती है खालिस्तान के खिलाफ में। और अब इन्होंने ये तो राहुल गांधी वो पता नहीं क्या भाई उसका एंटी मिडास टच है, जिसको देता है वो भस्म हो जाता है। नहीं तो वो कैप्टन साहब ही थे जो खालिस्तानियों के खिलाफ बोल रहे थे भाई। और वो नहीं पंगा करता राहुल गांधी तो कांग्रेस दोबारा आ जाती। उसने तो कहा भाई बीजेपी कुछ है नहीं, कांग्रेस को इसने तबाह कर दिया, चलो ये अब ये ठीक ठीक बातें कर रहा है, ये केजरीवाल खालिस्तानियों के साथ नहीं है, इसको वोट दे देते। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। आप ये जो है ना कि कांग्रेस को आप सोचो कि ये मुस्लिम तुष्टिकरण करती है फला ढिमका, दैट इज नॉट हाउ पंजाबीज थिंक। फॉर पंजाबी कांग्रेस इज द पार्टी दैट fought against Khalistanis, and that's why like patriotic Sikhs and Hindus used to vote for that। ये तो राहुल गांधी ने जबरदस्ती हरवा दिया उनको। हाँ, राहुल गांधी को तो सिद्धू से प्रेम हो गया, सिद्धू भी बेचारा जेल चला गया। हाँ जी, सर मुड़ाते ही ओले पड़े।
चलिए अब इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे इशू को हमेशा की तरह बहुत अच्छी तरह से समझाया। एक प्रश्न आया है, वो ले लेते हैं। एक प्रश्न आया है अभी, इंडियन 109 ये पूछ रहे हैं, व्हाई एसजीपीसी इज इन काहूट्स विद कन्वर्शन माफिया। उनको कुछ है नहीं भाई, वह एसजीपीसी का कोई वो होती है ना, कोई अकल ही नहीं है। एसजीपीसी इज बेसिकली पाकिस्तान, जो पाकिस्तान कहता है वो ये करती है। उनका बेसिकली जो भी है एनीथिंग एंटी हिंदू है जो उसको करता है, दे आर देयर सपोर्टर। तो मैं आपको संजय जी के साथ हमारे बहुत सारे वो टॉक्स है, जैसे पिछली वाले में भी बताया था, एक शंटी आदमी है जतिंदर सिंह शंटी, उसने सिखों का नाम रोशन किया कि जिन लोगों ने कोविड में अपनी क्या कहते घर वालों की लाशें सड़कों पे छोड़ दी, उसने अपने घर का समझ के उनका अंतिम संस्कार किया, उसको पद्मश्री मिला। वो इतना नेक आदमी है, उससे हमारा सर ऊंचा हुआ। उसके बेटे ने एक ये बात बोली जो ऑब्वियस बात है कि जो हम अपने सनातन धर्म का हिस्सा मानते हैं, हम सनातन धर्म का सबसे नया पंथ है। इस बात के बोलने के लिए एसजीपीसी ने उनको इतनी बेइज्जती की, उनकी दोनों को बुला के और उनसे माफिया मंगवाई बिठा के, और बाद में उनको ह्यूमिलिएट करने के बाद वो ट्विटर ने कहा ऐसे कैसे छोड़ दिया जी, इन्होंने माफी मांग दी। एसजीपीसी का अगले दिन जवाब आया, इन्होंने हमने माफी तो मांग लिया बट हमने अभी डिसाइड नहीं किया हम इनको माफ करते कि नहीं करते। क्या क्या उन्होंने कितना पाप कर दिया भाई, तुम अपनी शक्लें देखो, तुमने क्या किया। तुम तो जो मर्डरर होता लिंच करता, तुम उस गुरुद्वारे के अंदर आ जाता, तुम कहते हम उसको डिफेंड करेंगे। एक और प्रश्न आया है, उसको भी ले लेते हैं। कुंवर सागर सगी, पंजाब माई मदरलैंड सॉन्ग में सिद्धू मूसेवाला ने हिंदुओं का अपमान किया और कहा हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, कैसे कह दें इसको लेजेंड। भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप संजय जी, मैं एक वो देखो, किसी ने मुझे भेजा भी, एक पता नहीं कोई ऑन एयर चैनल है, उसके अंदर बता रहे हैं कि जो भिंडरा ये सिद्धू कह रहा है, उसको कह रहे हैं, इंटरव्यू ले रहा था जो इसको पुश कर रहा था, संतों के बारे में बोलो, संतों के बारे में, वो पता क्या कह रहा है किसी को बिठा के कि इंडियन गवर्नमेंट ने दांतों से हमारी औरतों की छातियां काट दी, उसके गुप्त अंधों के अंदर मिर्चियां डाल दी। लोगों को पता ही नहीं भाई क्या हो रहा है। पंजाब के जो ये जो चैनल खुले हुए हैं ना, वो ऐसा जहर फैला रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। आपको मैं बता रहा हूँ संजय जी, ये मेरा काम था, हमारी टीम का काम था। अगर सिद्धू ने मूसेवाला ने वो वीडियो देखी होती जो हमने जनतक की, जिससे इनकी आग लगी हुई है, कि वो भिंडरावाला कह रहा है कि अगर आपने देखी ना संजय जी, जो कह रहा है 5 बजे तक अगर मेरी बस ना छोड़ी तो 1 घंटे के अंदर मैं 5,000 हिंदू को मार दूंगा। वो लोगों को पता ही नहीं। व्हेन वी पोस्टेड दैट वीडियो, नॉट अ सिंगल खालिस्तानी, आप टॉप लेवल का तो छोड़िए, कोई मतलब मिडिल लेवल का भी कोई खालिस्तानी आके उसको डिफेंड करने को, क्योंकि वो चीज है ही नहीं डिफेंसिबल, उसका कोई लेना देना नहीं। भाई पुलिस ने तेरी बसें पाउंड कर ली और वो कहता है जी मेरी पता नहीं 5 लाख की बस थी, मतलब वो 3 लाख की बस थी और 5,000 हिंदू मार दूंगा। इसका मतलब हुआ कि एक इनोसेंट हिंदू की कीमत वो कर रहा था 60 रुपए, और वो भी अगर डेप्रिसिएशन ना हुई बस की, क्योंकि 1 साल से बस थाने के अंदर इंपाउंडेड थी। तो लोगों को पता ही नहीं। वो तो आप कभी जाइए ना, द प्रोपेगेंडा इज सो इंसेसेंट कि आप कनाडा में जाइए, वहां पे तो दिक्कत है। ये जी संत गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ भिंडरावाले की फोटो लगाई हुई है, ये बड़ा महान संत था, ये इंडियन आर्मी के खिलाफ खड़ गया, इसने अपनी शहीदी दे दी, ये और ये हिंदुओं की लड़कियों की शादी कराता था, ये बना हुआ है। सो व्हाट इफ दे डोंट नो, हाउ कैन यू ब्लेम देम। मैं जैसे आई वेंट टू वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वो लोगों को पता नहीं था। मेरे कॉलेज सिद्धू मूसेवाला तो एक बहुत पिछड़े इलाके से आता है, मानसा, वो आप जानते हो, जो जाते ना सुखी चैल जी जो हमारे बीच में परिचय, वो भी मानसा से आते। आप उनसे कभी पूछिएगा कि मानसा कितना बैकवर्ड रीजन है पंजाब का, उस कॉलेज वो वहां से आ रहा है, वो कोई स्कॉलर है, उसको क्या पता कि क्या हुआ है। मैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में गया हुआ, वहां पे सारे चेक वगैरह के शर्ट डाल के घूम रहे थे, उनको क्या पता चेक वगैरह ने क्या पाप किए हुए। सो द गवर्नमेंट हैज फेल्ड एंड द अदर साइड इज टेलिंग हिम इज अ ग्रेट सेयर, तो उसने कह दिया उसमें क्या क्या हो गया। देयर इज नो, गवर्नमेंट इज नॉट पुटिंग इट्स वर्जन। वो तो कहते चलो जी मिट्टी पाओ और पता नहीं कोई मास्टर स्ट्रोक फला टीम का, एंड द अदर साइड प्रोपेगेंडा इज सो ह्यूज। और संजय जी आई कॉम्प्लीमेंटेड, चलो सिद्धू मूसेवाला तो हो गया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 20th सेंचुरी, उसका नाम है विक्टर फ्रैंकल, और उसने एक किताब लिखी मैन्स क्वेस्ट फॉर मीनिंग। और वो एक यहूदी था, और वो अपना क्या कहते, जो कॉन्सेंट ये जो था ना, ये जर्मन प्रिजन में था वो, और वो बताता है वो दुनिया के सबसे 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन दिमागों में से है। वो कहता है मैं सारा दिन ये प्रोपेगेंडा सुनता था ना, ये हिटलर का और यहूदियों के खिलाफ, वो खुद यहूदी था,
कहता है मुझे अपनी पूरी इच्छा शक्ति करके रोकना पड़ता था हाथ, कि मैं अपना हाथ ऊपर करके हाई हिटलर ना कहूं। तो ये तो भाई विक्टर फ्रैंकलर के साथ ही हो सकता है। वो सिद्धू मूसेवाला तो वो कोई मानसे के छोटे से जाट घर से आता है, उसको क्या पता। Once you have not, and he was just in his 20s. So Okay, of course, next, हाँ जी, नेक्स्ट ले लेते हैं। मार्क गैल्वेस्टन कनाडा से ही हैं। पुनीत भाई, प्लीज टेल द फर्स्ट स्टेप, परहैप्स द फर्स्ट बुक आई शुड रीड टू नो मोर अबाउट आवर सिख गुरु सिखी टू काउंटर दीज मैड पीपल इन कनाडा। हाँ जी, उसका नाम है वो क्या ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस बाउंड्रीज बाय हरजोत ओबराय, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, और ये भी इन्होंने, मैं पता नहीं मेरे पता नहीं 100 नाम के प्रोफाइल बना देते हैं, 100 नाम के टेलीग्राम बना देते हैं। आपका एक पुनीत सानी चैनल चल रहा है अलग से। हाँ, इनका यही काम है। कोई मेरी पता नहीं कैंपिंग ट्रिप मुझको की टैग कर कर रखा है उसमें मुझको हाँ, टैग कर रखा है। बस यही काम। ये देखो, ये संजय जी इतने बेचारे लोग हैं, मतलब इनका काम ही 2 नंबर में चलता है। और तुम अपने मुंह पे थप्पड़ मारो, तुम कहो ठीक है आज नहीं है, हम मेहनत करेंगे, अगली नस्ल में हम कोई पुनीत सानी के बराबर का जो उससे बात कर सके, मतलब ये कोई जटवादी से निकल नहीं सकता, तो तुम ये हरकतें करोगे कि उसकी फोटोएं हैक कर लो, कि उसके नाम का झूठा चैनल बना दो। इनको मैं बताओ ये कितने गिरे हुए लोग हैं संजय जी। और मैं भी पता नहीं मेरी क्या किस्मत थी, मैं यहाँ पे आया न्यूयॉर्क में, मैं अपने से बड़े लोगों से मत्था मारने आया हूँ कि मैं कहीं ऊंचा पहुंचूं। इन जटवादियों के साथ मैं पहुंच के मैं और नाली के अंदर पड़ जाऊंगा। बट एनीवेज, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर वो जो हरजोत उबराय की है बहुत हाई क्वालिटी, और वो पीडीएफ वर्जन में है कि आपको कोई सर्च करना है वो भी होगा, वो पे हमने की हुई है। आप असल में करिए सिख सेवा के हैंडल पे जाइए, उस पे टॉप पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और उसके अंदर मैं बहुत सारे रिसर्च पेपर और बहुत रेयर किताबें जो सिर्फ जो यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से मिल सकती हैं, उसके में बहुत सारी किताबें डाल रहा हूँ। और उसको हमने दी जयपुर डायलॉग्स की जो वेबसाइट है thejaipurdialogues.com/books, उस पर भी अपलोड कर दिया है आज ही, तो वहां से भी मिल जाएगी आपको। हाँ जी, तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय मां भारती। बहुत बहुत धन्यवाद संजय।